इस वीडियो में हम लोग टीआरई 2 का जो भी बचा हुआ क्वेश्चन उसको कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग स्पेशल टीचर वाला क्वेश्चन जो था टीआरई 2 में उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद टीआरई 3 का क्वेश्चन हम लोग समझेंगे उसके बाद। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या, हाँ आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि सोर्स कोड इज अवेलेबल टू व्यू, मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इन। रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं सोर्स कोड को। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसका डिफिनेशन ही है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कि उसको क्या कर सकते हैं? व्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। लिनक्स है और ओपन ऑफिस है, माई एसक्यूएल है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मशीन लैंग्वेज क्या है? तो देखते हैं क्या है। मशीन डिपेंडेंट है क्या? हाँ, मशीन डिपेंडेंट ही होता है। ये मशीन लैंग्वेज है ना, टोटल डिपेंड होता है किस पे? मशीन पे। और डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, हाँ डिफिकल्ट रहता है यार, प्रोग्राम करने में बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, या तो 0 या 1 होता है। तो कोई भी 10 लाइन का अगर कोड लिख रहे हैं उसको याद करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है ना, होता है क्या? हाँ सब होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं भाई मशीन लैंग्वेज को याद करना कितना डिफिकल्ट है। याद कर सकते हो क्या? अगर हम लोग का 100 लाइन का कोड लिखना हो तो उसको याद कर सकते हो इस तरह से 0101 के फॉर्म में? नहीं। तो ये क्या होता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है प्रोग्राम। और क्या होता है, पूरा टोटली डिपेंड होता है किस पे? मशीन डिपेंड होता है। और एरर को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। जैसे हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि असेंबली लैंग्वेज इज एन, क्या है? असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज होता है या हाई लेवल होता है या मिडिल लेवल होता है? तो असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन ए की इज प्रेस ऑन कीबोर्ड, जब हम लोग एक की प्रेस करते हैं ना कीबोर्ड में, कुछ भी इंटर करते हैं ए बी सी डी जो भी, तो वो किस स्टैंडर्ड को, विच स्टैंडर्ड इज यूज फॉर द कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द करस्पॉन्डिंग बीट्स? जानते हैं ना कि कैसे कन्वर्ट होता है? ए प्रेस करते हैं तो ए से कोड होता है वो कन्वर्ट होता है, उसमें कन्वर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद किस में होता है? मशीन लैंग्वेज में होता है। तो ये इस तरह का जो कन्वर्जन होता है जब हम लोग प्रेस करते हैं कीवर्ड को, तो वो किस स्टैंडर्ड में होता है? तो वो ANSI में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंपाइलर इज ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच, बोल रहा है कि एक ट्रांसलेटर है वो ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम किसमें? ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। हाँ, जो कंपाइलर का काम ही क्या है कि वो क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++ हो गया या कह सकते हैं जावा हो गया, तो इस तरह का लैंग्वेज को क्या करता है? ट्रांसलेट करता है किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे, ट्रांसलेट इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। हाँ, पूरा एक बार में पूरा ही ट्रांसलेट करता है कौन? कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या करता है कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। तो ये भी बी भी सही हो जाएगा। इट इज नॉट द इन्वॉल्व इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हाँ, एग्जीक्यूशन में तो इन्वॉल्व नहीं करता है, एग्जीक्यूट करने के टाइम में ये इन्वॉल्व नहीं रहता है। ये कन्वर्ट कर देता है सिर्फ क्या? सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो नहीं करता है, तो ये भी आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ये हेलो का प्रोग्राम लिखे ना कोई भी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज सीखे तो इस तरह से जब हम लोग लिखते हैं तो यही क्या होता है? सोर्स फाइल होता है, या कह सकते हैं सोर्स कोड होता है। तो ये सोर्स कोड क्या करता है? ट्रांसलेटर जो कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट कर देता है किसमें? मशीन कोड में। तो ट्रांसलेटर का काम क्या रहता है कि वो लेता तो है किसको? सोर्स कोड को, या तो कर सकते हैं हाई लेवल प्रोग्राम को, और वो कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लेवल में। और ये एक बार में सभी मतलब पूरा होल प्रोग्राम को ही कन्वर्ट कर देता है। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ, ये पहला पॉइंट हुआ। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो कंपाइलर है वो सिर्फ कंपाइल करने के टाइम में ही इन्वॉल्व होता है, एग्जीक्यूशन के टाइम में नहीं होता है। तो ये भी तीसरा भी सही था, सी भी सही था इसका। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच
इज यूज बाय सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में किस तरह का अप्रोच यूज होता है? लेफ्ट टू राइट होता है क्या? नहीं, लेफ्ट टू राइट नहीं होता है, बॉटम टू डाउन नहीं होता है, बॉटम अप होता है। ठीक है, टॉप टू डाउन नहीं होता है, बॉटम अप होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसका आंसर है कि व्हाट इज द वर्चुअल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या होता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि सी प्लस प्लस टेक्निक इज इनहांस मल्टीपल इनहेरिटेंस। नहीं, ये जो वर्चुअल फंक्शन है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को इनहांस नहीं करता है। ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा क्या बोला है? सी प्लस प्लस टेक्निक टू इंश्योर दैट ए प्राइवेट मेंबर ऑफ द बेस क्लास कैन बी एक्सेस समवेयर। प्राइवेट मेंबर तो एक्सेस नहीं होता, इस तरह का कुछ मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है वर्चुअल इनहेरिटेंस, तो ये भी नहीं होगा। वर्चुअल बोला है कि सी प्लस प्लस टेक्निक टू अवॉइड मल्टीपल कॉपी ऑफ बेस क्लास इनटू द चिल्ड्रेन और ड्राइव क्लास। हाँ, ये सही है। यही होता है क्या? यही होता है क्या? वर्चुअल इनहेरिटेंस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट सिंगल और डिलीट एरे है? क्या डिफरेंस होता है इसमें? तो डिलीट इज ए सिंथेटिकली करेक्ट बट डिलीट एरे इज नॉट इज रॉन्ग। नहीं, दोनों करेक्ट होता है, तो ये नहीं होने वाला है। डिलीट इज यूज टू डिलीट द नॉर्मल ऑब्जेक्ट whether delete is used to delete the pointer object। नहीं, डिलीट तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है, सिंगल ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है, और डिलीट क्या होता है? मल्टीपल ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है। तो ये भी नहीं होगा, ये सी सही होगा। डिलीट इज यूज टू डिलीट द सिंगल ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग बात किए ना, ये सिंगल ऑब्जेक्ट को कौन डिलीट करता है? डिलीट। ठीक है, और उसके बाद डिलीट एरे किसको डिलीट करता है? मल्टीपल ऑब्जेक्ट, और कह सकते हैं मल्टीपल पॉइंटर को डिलीट करता है कौन? डिलीट एरे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सी प्लस प्लस कोड विच कॉज द abnormal termination or behavior of a program should be written under dash block। जो abnormal behavior होता है या termination होता है वो किस में लिखते हैं? तो वो ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं ना। जैसे डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 0, ये अब नॉर्मल जो टर्मिनेशन है वो ये वाला किस में लिखेंगे? जहां पे एक्सेप्शन होने का चांस रहेगा ना, उस वो ट्राई में ही लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन सी प्लस प्लस? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है कि एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। अगर एटलीस्ट एक वर्चुअल फंक्शन है क्लास में तो वो किस तरह का क्लास होगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। एनी क्लास इन सी प्लस प्लस इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास फ्रॉम विच एनी क्लास इज ड्राइव। नहीं, इस तरह का डिफिनेशन नहीं होता है। क्लास स्पेसिफिकली यूज एज ए बेस क्लास with at least one pure one virtual function। नहीं, वन वर्चुअल फंक्शन नहीं होना चाहिए। एक मतलब वर्चुअल फंक्शन नहीं होना चाहिए, प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। अगर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है किसी क्लास में तो वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। तो वो ये कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि ये वही बोल रहा है कि क्लास स्पेसिफिकली यूज एज ए बेस क्लास विथ एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। यही बात की ना कि अगर प्योर वन वर्चुअल फंक्शन है किसी क्लास में तो उसको क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर सी हो जाएगा। which of the following constructor is provided by C++ compiler if not defined in class। जब डिफाइन नहीं करते क्लास में तो वो कंपाइलर किस तरह का कंस्ट्रक्टर को प्रोवाइड करता है? तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्रोवाइड करता है कौन? कंपाइलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तीन तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए हैं तो किस तरह का कंपाइलर किस तरह का कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट डज स्ट्रक्चर एंड क्लासेस इन सी प्लस प्लस डिफर।
ये दोनों स्ट्रक्चर और क्लासेस में क्या अंतर है यार? तो ये जो है ना, ये क्या होता है, स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है और क्लासेस क्या होता है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन बोल रहा है इस तरह से। इन स्ट्रक्चर मेंबर और प्राइवेट नहीं, अभी बोले ना कि स्ट्रक्चर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होता है, तो ये नहीं होगा। इन स्ट्रक्चर मेंबर ऑफ पब्लिक बाय डिफॉल्ट वेदर इन क्लासेस दे आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, हाँ ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनने के लिए प्योर वो कौन कौन सा फीचर होना चाहिए? तो वो इनकैप्सुलेशन होना चाहिए, इनहेरिटेंस होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए और अब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो ये चार जो रहेगा फीचर, तो वो क्या होगा कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू डेटा टाइप इज कॉल्ड। न्यू डेटा टाइप क्रिएट करने का जो एबिलिटी होता है उसको क्या कहते हैं, ओवरलोडेड कहते हैं क्या? नहीं, ओवरलोडेड क्या किसको कहते हैं, जो ओवरलोड कर देते हैं। जैसे मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि पैरामीटर को ओवरलोड कर देते हैं, कि जैसे एक ही क्लास है, सारा नेम वगैरह सब सेम है, अलग है, या ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होता है, तो ये तो नहीं होगा। और इनकैप्सुलेटेड भी नहीं होगा। ये क्या होता है कि जो गेट करने का जो एबिलिटी होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस को कौन क्रिएट किया था? तो हम लोग हाँ, तो कौन क्रिएट किया भाई सी प्लस प्लस को? तो बियानो स्ट्रेस ट्रैप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। डेनिस रिची तो सी का क्रिएट किया है भाई, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग गिव द nth एलिमेंट ऑफ एरे। nth एलिमेंट को फाइंड करने के लिए क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग एरे लिखेंगे, उसके बाद n-1 देंगे, तब ना nth एलिमेंट हम लोग को फाइंड होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास ये है एरे 1 2 2 3 और हम लोग थर्ड एलिमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं कि कौन सा थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट किस में होगा, जैसे ये 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा, ये होगा। तो हम इंडेक्स कौन सा लिखेंगे, 2 लिखेंगे ना, तो ऐसे लिखेंगे एरे और उसके बाद इंडेक्स कितना 2। फाइंड किसमें कितना कौन सा करना था, थर्ड, मगर लिख रहे हैं इंडेक्स कौन, एक कम, मतलब n-1 लिख रहे हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा आंसर। nth एलिमेंट को फाइंड करने के लिए कैसे लिखेंगे, n-1 लिखेंगे। सी प्लस प्लस में कितना टाइप का एरे होता है, तो इसमें कितना तरह का होता है, 2, सिंगल एंड मल्टीपल एरे होता है सी प्लस प्लस में। यहाँ पे है ना, इसमें पूछ रहा है कि रैंक जो मेथड है उसका क्या काम होता है सी प्लस प्लस में, किस लिए यूज किया जाता है। तो ये रैंक जो है मेथड किस लिए यूज किया जाता है कि वो जो एरे है वो कितना डायमेंशन का एरे है, इट इज रिटर्न द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफिक एरे। एरे का डायमेंशन रिटर्न करता है रैंक, ठीक है। और हम लोग पढ़े थे लास्ट पिछले वीडियो में का इज एरे का क्या काम रहता है, ये चेक करता है, ये मेथड क्या करता है, चेक करता है कि आखिर ये जो वेरिएबल है वो एरे टाइप है या नहीं है, या नॉर्मल वेरिएबल है। और रैंक क्या करता है कि कितना डायमेंशन का एरे है जो क्रिएट किए हम लोग, वो कितना डायमेंशन का एरे है वो चेक करता है रैंक मेथड सी प्लस प्लस में। बोल रहा है व्हाट इज द स्कोप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर इन द यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन में वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, तो जब हम मेथड देते हैं तो सबसे पहले मेथड नेम देते हैं, उसके बाद क्या देते हैं, ब्लॉक देते हैं। तो लोकल वेरिएबल रहता है या वेरिएबल के अंदर जो डिफाइन करते हैं, सॉरी मेथड के अंदर, तो वो स्कोप इसका कहां तक रहता है, तो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के अंदर तक रहता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा कि ओनली इनसाइड द ब्रेसेस।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द न्यू और मैलॉक फंक्शन। मैलॉक फंक्शन और न्यू फंक्शन में मतलब ट्रू कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये क्या है, न्यू ऑपरेटर होता है और ये मैलॉक क्या होता है, मेथड होता है। तो देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट जो हमारा है वो करेक्ट है। द न्यू इज ए टाइप ऑफ ऑपरेटर, हाँ सही है, टाइप ऑफ ऑपरेटर है। वाइल मैलॉक इज ए काइंड ऑफ फंक्शन, हाँ ये सही है। आगे देखते हैं कि द न्यू इन्वॉक ए कंस्ट्रक्टर, हाँ कंस्ट्रक्टर को इन्वॉल्व करता है, जबकि मैलॉक क्या करता है, नहीं करता है इन्वॉक। तो ये भी सही है। मैलॉक क्या है कि वॉइड पॉइंटर क्या करता है, रिटर्न करता है, जबकि न्यू कुछ भी नहीं रिटर्न करता है। तो ये हमारा ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज ए मेंबर दैट कैन बी इनहेरिट बट नॉट एक्सेसिबल इन एनी क्लास। इनहेरिट तो होगा लेकिन एक्सेस नहीं कर सकते, वो कौन सा मेंबर होता है भाई? तो प्राइवेट मेंबर को क्या कर सकते हैं, इनहेरिट तो कर सकते हैं लेकिन उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन छूट गया था टीआरई 2 का, पीजीटी वाला। ये क्वेश्चन बहुत परेशान किया था, या कह सकते हैं कि जिसको आता था वो भी मतलब स्किप करके आगे बढ़ गया था, क्योंकि ये टाइम टेकिंग था। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ दिस इक्वल टू दिस, मतलब ये ऑक्टा में दिया हुआ है और ये हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, तो देन वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है और वैल्यू ऑफ वाई पूछ रहा है। तो एक्स और वाई को निकालने के लिए सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। और डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि बेस के पावर को मल्टीप्लाई करते जाते हैं हर डिजिट के साथ, और लेफ्ट टू राइट उसका पावर जो है 8 का या जो बेस रहता है उसका हम लोग इंक्रीज करते हुए जाते हैं। देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं कन्वर्ट। हाँ, तो इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके इसके लिए क्या लिखेंगे, जो बेस दिया हुआ है उसको पहले सबसे पहले लिखेंगे, उसका पावर कितना देंगे, पहले 0 देंगे, और उसके बाद जो पहला पोजीशन पे जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कर दिए। उसके बाद फिर कितना लिखेंगे, फिर 8 के पावर 0 हो गया, फिर 1 लिखेंगे, और फिर जो भी दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यही है ना कन्वर्ट करने का। हेक्साडेसिमल को सॉरी ऑक्टा को डेसिमल में, या कोई भी हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह का, मतलब तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 होगा, इसका पावर कितना होगा, 4 होगा। उसे हेक्साडेसिमल में करेंगे, इसका पावर कितना लिखेंगे, सबसे पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद पहला पोजीशन पे जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिए भाई, फिर 1 होगा, फिर सेकंड पोजीशन पे जो भी है डिजिट उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दिए, ये हो गया। ठीक है, फिर कितना होगा, 2 होगा, फिर कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, अभी 8 के पावर कितना है, 4 है, तो उसका कितना हो जाएगा, 4096 होगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8 के पावर 3 मतलब 512 को कितना से करेंगे, 1 से करेंगे, तो इतना ही हो जाएगा। फिर 8 के पावर 2 है तो 8 64 हो जाएगा, फिर x हो जाएगा। फिर 8 के पावर कितना है, 1 है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इसका तो क्या होगा, 8 होगा, 8 को 1 से करेंगे 8 ही होगा। और यहाँ यार 8 के पावर 0 मतलब कुछ का भी पावर 0 होता है उसका 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, y से, तो y ही होगा। इस तरह से इसका भी करेंगे। ठीक है, तो 16 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 4096 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम रहेगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 256 होगा, 256 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 512 हो जाएगा। फिर एज इट इज लिख देंगे, तो ये से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग अगर इसको जोड़ करते हैं तो वो लंबा जाता है ना, हम लोग को टाइम बचाना होता है। और फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ लेके जाके क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें, 9 में, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इधर, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 192 हो जाएगा। और उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचेगा इधर। फिर यहाँ क्या बच जाएगा, 64x प्लस वाई बच जाएगा। ठीक है भाई, 64x प्लस वाई इक्वल टू 193।
अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हम ये तो एक ही इक्वेशन है तो इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/1 सारा का वैल्यू रख के देखेंगे। अगर हम 5 को रखेंगे अगर इसके जगह पे, x के जगह पे, तो बहुत ज्यादा ही वैल्यू हो जाएगा, 320 वगैरह 320 हो जाएगा। तो ये तो 193 ही लाना है ना, तो ना तो इसको ये होगा वैल्यू और ना ही ये होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसको देखेंगे, तीन रखेंगे इसमें, तो यहाँ पे 3 अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 गुने 3 प्लस 1, तो यहाँ कितना होगा, 4 तिहाई 12 और 18 एक 19, 192 प्लस 1 कितना होगा, 193। सेम हो रहा है क्या, सेम हो जा रहा है, हाँ हो जा रहा है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका x का कितना होगा वैल्यू 3 और y का कितना होगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी क्या है, लास्ट क्वेश्चन के एकदम सिमिलर ही है, और ये लगातार ही पूछा गया था टीआरई 2 में कि ये क्या है, ऑक्टा है, ये भी ऑक्टा है, ये भी ऑक्टा है, ये भी ऑक्टा है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई फाइंड करने के लिए उस दोनों को, ये पूरा ऑक्टा में है, इसको डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, डेसिमल में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। ऑक्टा को कन्वर्ट करते हैं किसमें, डेसिमल में। तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले 8 के पावर में उसका लिखते चले हुए जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 के पावर 0 देंगे और जो पहला नंबर है, पहला डिजिट है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर 1 देंगे, मतलब 8 के पावर में बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं ना राइट साइड से। फिर क्या देंगे, 3 देंगे, ठीक है। इसी तरह से इस नंबर को भी करेंगे, क्या करेंगे, 8 के पावर 0 हो जाएगा, फिर 8 के पावर 1 हो जाएगा, उसके बाद 8 के पावर 2 हो जाएगा, इसके बाद 8 के पावर 3 हो जाएगा। इसमें भी इसी तरह से करेंगे, 8 के पावर कितना हो जाएगा, 0 इंटू एक्स हो जाएगा, और फिर 0 इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई है ना दूसरा डिजिट ये साइड, राइट साइड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा, इंटू 1 होगा, फिर 3 होगा, 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, कितना हो जाएगा 7 ही, तो 7 लिखे हम लोग। अभी 8 के पावर 1 है, मतलब 8 हुआ, और फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, तो 48 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 8 के पावर 2 64 होगा, 64 के फिर 5 से गुना करेंगे, कितना होगा 320 हो जाएगा। फिर 8 के पावर 3 कितना होगा, 512 होगा, इंटू एक्स, 512 एक्स हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह से इसका भी सॉल्व करेंगे, 8 के पावर 0 तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 5 से, तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ 5 दिए हैं। यहाँ 8 के पावर कितना हो गया 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, x से। तो इसी तरह से हम लोग ये पूरा सॉल्व किए हैं। उसके बाद सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि इसको पूरा ये लेफ्ट साइड है उसको ऐड कर देंगे। तो x का कोई और है क्या, हाँ है, ये है और ये है। तो क्या करेंगे, 512 और 8 कितना हो जाएगा, 520 x हो जाएगा। और फिर y है क्या, हाँ y सिर्फ क्या है 64 y है, तो 64 y लिख दिए। उसके बाद इसको ऐड करेंगे कितना, 320 को 48 को 7 को और 1024 को और 5 को, तो कितना हम लोग का हो जाए। उसी तरह से राइट साइड भी सेम प्रोसेस करेंगे, जैसे कि हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना, इसमें सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करने का जरूरत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को x लिख दिए, y 8y लिख दिए, और उसके बाद ये दोनों ऐड करके हम लोग 36 48 लिखे। उसके बाद एक्स वाई को एक तरफ कर देंगे इक्वेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे कितना है, एक्स है प्लस में, ये भी प्लस में है, तो इधर जाएगा क्या होगा माइनस में। तो यहाँ 520 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 519 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 है तो माइनस में जाएगा, तो ये 56 वाई हो जाएगा। और ये 36 48 3648 ये प्लस में है, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस में, तो दोनों घटेगा, कितना हो जाएगा 2244 हो जाएगा। अब हम लोग का मेन काम करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग पुट करके देखेंगे, जो भी सेटिस्फाई करेगा दोनों तरफ बराबर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला रखते हैं, कितना हो जाएगा 519 गुने 4 प्लस 56 गुने 3। तो यहाँ पे करते हैं 4 9 36, 3 हो गया, 4 एकम 4 और 3 7 हो जाएगा, फिर 5 होके 20 हो गया, ठीक है। यहाँ 6 तिया 18 हो गया, और हाथ में रहा 1, 5 तिया 15 1 16 हो गया। फिर इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 6 और 4 6 और 8 कितना होगा 14 हो जाएगा, और 6 और 7 13 13 कितना 14 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना होगा 1 और 0 1 1 1 2 होगा,
टू है, दोनों साइड बराबर आ गया क्या, 2244। अब इधर ये साइड भी 2244 है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। हम लोग टीआरई 1 टीआरई 2 का पूरा जो है पीजीटी का 11-12 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग 6 to 10 वाला टीआरई 2 में उसका डिस्कस किए हैं, और आगे भी जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है टीआरई 2 का 6 to 10 वाला स्पेशल टीचर वाला, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग टीआरई 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह से आपको टीआरई में पास होना जरूरी है, उसी तरह से मेरे लिए सब्सक्राइबर इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।